हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ। देखिए, ओम जो है जर्मन साइंटिस्ट थे। जर्मन साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया धारा और विभवांतर के संबंध में, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। देखिए, इन्होंने सन 1828 ईस्वी में बताया कि अगर कोई भी चालक है और चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर होता है, विभवांतर को हम बदलते रहते हैं तो धारा का मान भी बदलता रहता है। और वो प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले और बताए कि यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, ताप दाब आप कह सकते हो भौतिक अवस्था में ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है, चालक के सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है, ये विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाते हैं, उसी अनुपात में धारा का मान जो होता है वो बढ़ता जाता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बराबर I R। R देख लीजिए, यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर अगर करंट और वोल्टेज के बीच हम ग्राफ खींचें तो देखिए हमारा जो ग्राफ मिलता है, अगर दो क्वांटिटी है और एक दूसरे के कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनके बीच जो ग्राफ मिलता है वो एक सरल रेखा मिलता है कुछ इस तरह से। ये हम मान लेते हैं कि I है और ये मान लेते हैं V है। ये करंट को शो कर रहा है, ये वोल्टेज को शो कर रहा है, विभवांतर को शो कर रहा है। और कहीं पर भी अगर हम लोग इस ढाल को निकालते हैं तो ढाल का जो मान आता है वो निश्चित आता है, सेम आता है। तो यही जो नियत मान प्राप्त होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी नियत मान को हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये जो ढाल है, ढाल देख लीजिए, यहाँ पर आप निकालोगे किसी भी, अगर सूक्ष्म समय में निकालते हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ से ये डेल्टा V और ये डेल्टा I, तो डेल्टा V अपान डेल्टा I जो आपका होगा ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो R के। ये आपका इंस्टेंटेनियस फॉर्म कह सकते हो दिखाया गया बहुत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए, या आप चाहो तो यहाँ पर dV/dt कर सकते हो। अगर आप पूरे के लिए निकालते हो किसी भी टाइम में, t टाइम में, और वो टाइम ज़्यादा है, तब भी आपकी ये जो दोनों की रेशियो मिलेगी वो कैपिटल R के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, ये जो इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट ओम होता है। जब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें डायमेंशन यूनिट सब पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी ओम का नियम चल रहा है तो यूनिट केवल देख लो। R का यूनिट ओम, या इसके अतिरिक्त आप कह सकते हो R बराबर V अपान I, तो वोल्ट पर एम्पियर, V का वोल्ट, I का एम्पियर। यहाँ से अगर आप R का मान निकालोगे तो मिलेगा V अपान I। V का यूनिट हुआ वोल्ट, I का यूनिट हुआ एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये भी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं और बेसिस टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। देखिएगा, अनुगमन वेग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। ये देखिए, कोई भी चालक है, ये कोई भी चालक है, कुछ इस तरह से चालक लिया गया है एक, और माना एक चालक जिसकी लंबाई L है, माना एक चालक जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। प्रत्येक जगह पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम लोग मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल A। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये है कैपिटल A, और इस चालक को हम लोग V विभवांतर देते हैं
विभवांतर स्थापित करते हैं चालक के सिरों के बीच, ये प्लस ये माइनस, ये भी आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो देखिए जब विभवांतर स्थापित करते हैं तो यहाँ पर इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, चालक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गति करने लगते हैं। कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन सब है, ये गति करने लगेंगे इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये गति करेंगे। यहाँ पर इसके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, उस वैद्युत क्षेत्र को हम मान लेते हैं E। अब ध्यान दीजिए, अगर वैद्युत विभवांतर V स्थापित करने से चालक के सिरों के बीच E वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है, E वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर हम लोग लिख सकते हैं V/L। वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/L। अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र लग रहा है इसके बीच, तो ये इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन कहिए या कह सकते हो चार्ज पार्टिकल। और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है। इसमें देख लीजिए, मान लेते हैं कि इस पूरे चालक के प्रति एकांक आयतन में, पूरे चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो स्मॉल n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो बल कार्य करेगा उस बल का मान कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत बल F इक्वल टू, आप लोग पढ़े हो F बराबर Q इंटू E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो E है, और Q प्रत्येक चार्ज पार्टिकल, और ये सब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हम लोग लेते हैं स्मॉल e। तो F बराबर लिख सकते हैं स्मॉल e इंटू कैपिटल E। देखिए जब चालक पर फोर्स वर्क करेगा तो ये एक्सेलरेट होगा, त्वरित होगा, और त्वरित होने का मतलब उस पर एक त्वरण कार्य करेगा। मान लेते हैं कि वो त्वरण है A। अब अगर त्वरण A हम लोग ले रहे, स्मॉल a मान लेते हैं त्वरण लग रहा है, और त्वरण बराबर हम लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर या लिख सकते हैं F बराबर न्यूटन सेकंड लॉ से F बराबर ma होता है। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो मिलेगा F/m, जहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और F का मान ऊपर निकाल चुके हैं स्मॉल e कैपिटल E बाई m। देखिए फिर आगे स्मॉल e कैपिटल E का मान भी निकाल चुके हैं V/L, तो मान रखेंगे E के स्थान पर, हो जाएगा EV/L/m। ये हमारा मान निकल गया A का। अब देखिए इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अगर हम इनके सिरों के बीच विभवांतर ना लगाते तब उनकी जो गतियां होती वो अनियमित होती, और उनके जो थर्मल वेलोसिटी होते, मान लेते हैं पहले उसके थर्मल वेग या उसमें वेग, तापीय वेग जो भी आप कहिए, तापीय वेग जो हैं वो u1 u2 u3 एंड सो ऑन un हैं। लेकिन जब विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तो एक निश्चित वेग से वो चलने लगते हैं, और मान लेते हैं तब उनके वेगों में जो वृद्धि होती है या उनका जो वेग होता है, देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जब धनायन से टक्कर करता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी तय होती है और उसमें जो औसत समय अंतराल लगता है उसी को स्रांतिकाल कहते हैं। स्रांतिकाल को हम लोग लिखते हैं टाउ से। अगर हम कहें कि टाउ समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाएगा तो वो वेग हम निकाल सकते हैं। जैसे गति के समीकरण में आप लोग पढ़े होंगे त्वरण A बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, t समय में कितना वेग परिवर्तन होता है वो हम निकाल सकते हैं, u प्रारंभिक वेग v अंतिम वेग। यहाँ से अंतिम वेग का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो मिलता है हमें at प्लस u। उसी तरह से यहाँ पर u1 u2 u3 ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक ऊष्मीय वेग हैं, लेकिन टाउ समय पश्चात अगर हम उन इलेक्ट्रॉनों का वेग निकालते हैं, श्रांतिकाल के जितना श्रांतिकाल होता है उसके पश्चात अगर हम ये वेलोसिटी निकालते हैं तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा। जो पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं उसका जो वेग है वो v1 हो जाता है, तो v1 बराबर हम लोग लिखेंगे u1 प्लस a टाउ, और इसी तरह से v2 का मान आपका मिलेगा u2 प्लस a टाउ, इसी तरह से v3 का मान मिलेगा
U3 प्लस ए टाउ, और ये मिलता जाएगा, n इलेक्ट्रॉन है तो Vn का मान मिलेगा Un प्लस ए टाउ। देखिए ये इलेक्ट्रॉनों का वेग लिया गया है, अगर इसी का विभवांतर लगाने के पश्चात ये वेग निकाला जा रहा है, अगर इसी का औसत निकाल लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों जब विभवांतर स्थापित करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वही अनुगमन वेग होता है। विभवांतर स्थापित करने से इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म नियत औसत वेग से जो गति करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अनुगमन वेग, देखिएगा आगे, अनुगमन वेग Vd बराबर, अनुगमन वेग Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn बाई n। ये औसत वेग सबका निकाल लेते हैं, और Vd का मान यहाँ से कितना आएगा देखिएगा, V1 V2 Vn सबका मान रख लेते हैं। जब सबका मान रखेंगे तो हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन Un प्लस इतना ये होगा, प्लस देखिए ए टाउ सब में है, प्लस होगा ए टाउ प्लस ए टाउ प्लस ए टाउ, ये कहाँ तक होगा, n पदों तक होगा, n पदों तक ये होगा आपका, n पदों तक, n पदों तक ये आप कह सकते हो ए टाउ n कर सकते हो, ए टाउ n पदों तक होगा। अब बट्टे औसत निकाले हैं, औसत इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या है वो n है। अगर ये ए टाउ प्लस ए टाउ प्लस ए टाउ प्लस ए टाउ कहाँ तक है, n पदों तक है, तो इसका जो पूरा मान आएगा कितना आएगा, n ए टाउ। अब यहाँ पर ये कितना आएगा देखिए, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन Un बाई n प्लस यहाँ पर मिलेगा हमको ए टाउ इंटू n अपान n को अलग अलग लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये U1 U2 U3 एंड सो ऑन U1 जो प्लस किए हैं या अलग अलग, ये क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग था। और किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई भी चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत तापीय वेग होता है उसका मान बताया गया था 0 होता है। 0 कैसे होता है, क्योंकि औसत तापीय वेग है, और वो तब वेग था जब हम विभवांतर स्थापित नहीं किए थे, और अगर विभवांतर स्थापित नहीं किए थे तो उनकी जो गति थी वो अनियमित थी इधर उधर, और सबका अगर हम वेक्टर निकालते हैं तो उसका मान निकलता है, या रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका मान किसी भी बिंदु पर निकलेगा 0। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट Un बाई n की जो वैल्यू है वो 0 लिखेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए Vd बराबर आपका हो जाएगा, Vd बराबर आपका हो जाएगा इसके स्थान पर 0, Vd बराबर 0 प्लस ए टाउ इंटू n बाई n, यहाँ n से n कैंसिल, Vd का मान मिलेगा ए टाउ। Vd बराबर a का मान, a क्या था, त्वरण, त्वरण का मान हम लोग निकाल चुके हैं, त्वरण का मान निकला है ev अपान Lm, ये मान निकल गया Vd का। इसको हम कोई इक्वेशन दे सकते हैं। अब देखिए आगे इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था आप लोगों को वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, वहाँ पर मिला था वैद्युत धारा I बराबर NEA Vd। अगर यहाँ से Vd का मान निकालते हैं तो Vd का मान देखिए कितना मिल रहा है, I अपान n E A, और हाँ बस यही इतना मिल रहा है। और ये जो Vd का मान है इसको इक्वेशन सेकंड दे लेते हैं, ये फर्स्ट था। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये हो जाएगा I अपान n E A बराबर EV अपान Lm। यहाँ से हम मान निकालते हैं V अपान I का, V यहाँ पर है, I को यहाँ पर ले आते हैं तो इसका मान जो हमारा निकलेगा ये हो जाएगा Lm अपान n E स्क्वायर A। देखिए V अपान I का मान मिलेगा Lm अपान n E स्क्वायर A। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग
भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें। ओम के नियम में एक शर्त है और शर्त यही है कि भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो। ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो देखिए उस कंडीशन में यही इतना है, एक चालक लिए हैं और उस चालक की लंबाई L है, लंबाई में परिवर्तन ना हो, चालक की लंबाई तो निश्चित होगी और ताप में परिवर्तन ना हो। अगर ताप में परिवर्तन हुआ, अगर ताप में यहाँ पर देख लीजिए एक चीज छूट रहा है, Vd का मान जो मिल रहा है, टाउ भी यहाँ है तो टाउ रख लीजिए, ए टाउ, ये फॉर्म हमको मिल रहा है। देखिए आगे, अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो संख्या होगी वो बढ़ सकती है, क्योंकि अगर कोई भी चालक अधिक ऊर्जा पाएगा तो हो सकता है कि और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएं गति करने के लिए, और उनके बीच का जो कह सकते हैं जो वाइब्रेशन होता है, जो उनकी गतियाँ होती हैं वो गतियाँ तीव्र हो सकती हैं, जिससे श्रांतिकाल का मान घट सकता है। या हम कह सकते हैं उस कंडीशन में जब भौतिक अवस्थाएं बदलती रहेंगी तो उस कंडीशन में ये जो टाउ है ये नियत नहीं होगा, ये भी बदलता रहेगा। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n लिए थे, हो सकता है ये भी बदलता रहे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो उस कंडीशन में L कांस्टेंट निश्चित है, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, तो द्रव्यमान जो उसका होगा वो निश्चित रहेगा। 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया निश्चित है, और टाउ ये भी देख लीजिए नियत है। तो ये जो पूरा मान है, ये पूरा मान हमारा कैसा हो रहा है देखते हैं हम लोग, नियतांक है। और अगर ये पूरा मान नियतांक है तो कह सकते हैं कि V/I बराबर किसके, नियतांक के। देखिएगा V/I बराबर मिल जा रहा है क्या, नियतांक, और इसी नियतांक को हम लोग कहते हैं R, और इस R को नाम दिया गया है वैद्युत प्रतिरोध। ये जो R होता है किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब ये R किसके बराबर होता है, यहाँ से देख सकते हैं इस ये जो R है, R बराबर हो जाता है Lm/NE² A टाउ। देखिए ओम के नियम की व्युत्पत्ति यहीं पर हो जाती है अनुगमन वेग के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को जिसको भी आवश्यकता होगी PDF दे दी जाएगी। आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, 2 से 3 क्लास और है ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन चैप्टर, उसके बाद हम लोग सिंपल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।